वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स के इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से लाइव आइए। आरती जी लाइव आ चुके हैं, आरती एंड आरती धाकड़ दोनों लाइव आ चुके हैं, नीतू धाकड़ भी लाइव आ चुकी हैं, राहुल जी, अमरीश यादव, अनूप करार, पवन कुमार कुशवाहा, सोमू जी, उसके बाद इधर हैं अमन जी, राहुल कुशवाहा आ चुके हैं, सलमान कुमार आ चुके हैं, पवन कुमार पटोदिया आ चुके हैं, रविंद्र कुमार, अनूप क्यार, चलो बहुत सारे बच्चे हैं, मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगी सबका। रोहित अटल भी है इधर इधर रोहित अटल का तो मैं शायद रोज ही नाम लेती हूँ अपनी क्लास में, है ना। इधर आ चुकी हैं श्रेया कुमार आ चुकी हैं, पिंकी पांडे आ चुकी हैं, प्रिया परमार आ चुकी हैं। चलो भाई, इतने सारे कमेंट नहीं देख पाऊंगी, लेकिन जो भी आ चुके हैं सबका वेलकम है। चलो बताओ कैसे हो, और आप सबको छठ की अगेन, कल भी मैंने छठ की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं दी और आज फिर आपको शुभकामनाएं देती हूँ छठ की, क्योंकि बिहार के लोगों के लिए तो छठ बहुत बड़ा त्योहार होता है। अमित त्यागी जी, आपका नाम ले लिया है मैंने, ठीक है। तो आप सभी को छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं छठी मैया से प्रे करती हूँ कि आपको सारी आपकी मनोकामनाएं पूरी हो, आप खुश रहें, अच्छे से रहें, है ना। चलो फिर स्टार्ट करें आज की क्लास। और आज हम क्या पढ़ रहे थे, तो कल की क्लास में हमने वायरल डिजीज कंप्लीट कर ली थी। एक बच्चे ने कहा था कि मैम SARS नहीं करवाया, SARS बोले तो SARS का फुल फॉर्म क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। मैम मेरा नाम सोनाली, ओके आपका नाम ले लिया। देखो, एक वायरस से होने वाली बीमारी बच गई थी जिसका नाम है SARS। ये SARS क्या है, कुछ नहीं है, आपने सुना है कोरोना पहले भी आ चुका है। इस बार जो कोरोना आया था उसका नाम क्या रखा था हमने, नोवेल कोरोना वायरस रखा था ना, नोवेल कोरोना वायरस। इसीलिए नोवेल का मतलब था नया, तो नया कोई चीज कब होती है, जब वो पुरानी भी एग्जिस्ट कर रही होती है। तो कोरोना जब पहले आया था ना 2012 में, तब उसका नाम सार्स था, और इसकी फुल फॉर्म थी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जैसे आपके कोरोना में इतने सारे आपको इन्फेक्शन होते हैं फेफड़े वगैरह में, वैसा का वैसा यहां पर एक पहले ही कोरोना के जैसे इन्फेक्शन आ चुका था। ये भी चाइना से आया था, ये भी चाइना से आया था, लेकिन ये एक पेंडेमिक नहीं बना था, ये एक एपिडेमिक बन के रह गया था। एपिडेमिक का मतलब होता है ऐसा कोई बीमारी जो एक पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर हो, लेकिन पेंडेमिक का मतलब जो वर्ल्ड वाइड हो। तो ये एपिडेमिक बन के रह गया था, चाइना में आया था, चाइना से इंडिया में भी आया था। जैसे कोरोना वायरस आया था वैसे ये भी आया था। इसके अंदर भी क्या है, इसमें भी एक टाइप का फ्लू होता है, इंसान को जुकाम होती है, खांसी होती है, बुखार होता है, गले में जलन होती है, देन उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, जस्ट लाइक कोरोना। फिर धीरे 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 इसमें भी क्या होता है कि आपके फेफड़ों के अंदर जाकर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी बात आप याद रखिएगा। मैम RH फैक्टर किसने दिया था, अमित मैंने बताया RH फैक्टर वाज गिवन बाय लैंडस्टीनर एंड वीनर। दो साइंटिस्ट हैं, लैंडस्टीनर एंड वीनर, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर RH फैक्टर के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये SRS आपको मिल जाएगा नोट्स में, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। अब आज हमें क्या पढ़नी है, आज हम पहले पढ़ेंगे फंगल डिजीज। फंगल डिजीज, और फंगल डिजीज का मतलब है ऐसी बीमारियां जो फंगस द्वारा होती हैं। किसके द्वारा, फंगस, जिसको हम कवक बोलते हैं या फफूंद बोलते हैं, कवक जनित रोग लिखोगे। देखो, हमने बैक्टीरियल डिजीज कंप्लीट कर ली थी, हमने वायरस डिजीज कंप्लीट कर ली थी, और मैंने कहा था अगर कोई बैक्टीरिया वायरस में कोई रही है तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। क्लास नहीं है क्या, नीतू जी क्लास तो चल रही है बेटा, मैंने आपका नाम भी लिया, शैलेश यादव आप लेट हो चुके हैं, कोई बात नहीं है। देखो, जैसे हमने पढ़ा बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल डिजीज कहलाते हैं, वायरस से होने वाले वायरस डिजीज। ऐसे ही हमारे चारों तरफ कुछ फंगस होती हैं, कुछ कवक होती हैं, या उन्हें हम बोल सकते हैं फफूंद होती हैं। ये फफूंद भी बीमारियां करती हैं, और मेनली जो फंगस डिजीज करता है ना, याद रखिएगा बच्चों, वो स्किन इन्फेक्शन करता है। मेनली जो फंगस से बीमारियां होती हैं वो त्वचा संक्रमित रोग करता है। मतलब फंगस आपके लीवर तक, पैनक्रियास तक, आंतों तक, यहां तक नहीं पहुंचता है। ये मेनली आपकी स्किन को डैमेज करता है। स्किन बोले तो त्वचा के ऊपर संक्रमण करता है, त्वचा को संक्रमित करता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आप बोलोगे मैम क्या सारे फंगस बीमारियां करते हैं? नहीं, कुछ सर्टेन फंगस होते हैं जो आपको डिजीज करते हैं।
बाकी कुछ अच्छे फंगस भी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा मशरूम खाते हैं, और मशरूम एक टाइप का फंगस होता है, ठीक है, मशरूम एक फंगस होता है। अब आप बोलोगे मैम फंगस को कहां रखा जाता है? फंगस का एक अलग से ही किंगडम बना रखा है। देखो, एक किंगडम होता है प्लांट, आगे पढ़ाएंगे आपको, एनिमिलिया, फंगी या आप कवक जगत बोल सकते हो, उसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा। तो फंगी का अलग से ही बना रखा है, क्योंकि फंगी के कुछ कैरेक्टर हैं जो ना तो प्लांट जैसे होते हैं ना हमारे जैसे होते हैं, इसलिए इनका अलग से ही एक किंगडम बना रखा है। वो बाद की बात है। जब हम बात करते हैं फंगी से होने वाली बीमारियां, फफूंद से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो ये बीमारियां, मैं एक ट्रिक पहले लिखती हूं, फिर बीमारियों के नाम लिखेंगे। इसके लिए एक ट्रिक है, इससे ज्यादा आसानी से आप याद कर पाओगे। गंजा दामाद फ्रूट खाए, गंजा दामाद फ्रूट खाए, ये एक ट्रिक है इनसे होने वाली बीमारियों को याद रखने के लिए। अब देखो इस ट्रिक से कौन कौन सी बीमारियां बनेंगी। सबसे पहला गंजा, गंजे का मतलब है आपके बाल झड़ गए, और बाल झड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाल्डनेस कहते हैं। गंजापन, बाल्डनेस, अगर आपके सारे बाल झड़ गए क्योंकि आपके बालों में कवक का इंफेक्शन हो गया, फंगी ने इंफेक्शन कर दिया, तो पहला बीमारी हो गया बाल्डनेस। दूसरा दामाद में आ रहा है दमा, दमा, तो दमा को बोलते हैं इंग्लिश में अस्थमा, तो अस्थमा या हिंदी में बोलोगे दमा रोग, ये किससे होता है? ये भी कवक के इंफेक्शन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दमाद, तो इस दय से बनता है दाद, और दाद का मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं रिंग वोम। दाद तो एक बहुत नॉर्मल सी बीमारी है जो आपने देखी होगी, रिंग वोम, एक चकता सा बन जाता है स्किन के ऊपर, है ना। और उसके बाद फ्रूट से क्या बनता है? एथलीट फीट, एथलीट फीट, एथलीट फुट या एथलीट फीट डिजीज बोलते हैं इसे, एथलीट फिट डिजीज या एथलीट फुट डिजीज लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। अगला खाए से, इससे बनता है खाज, और खाज को इंग्लिश में बोलते हैं स्कैबीज, स्कैबीज। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो इस ट्रिक से आपको सारी की सारी स्किन इन्फेक्शन, मेनली स्किन इन्फेक्शन है ये, बस एक अस्थमा को छोड़ दो, अस्थमा दमा रोग होता है, इसको छोड़ दो, बाकी सारे ऑलमोस्ट स्किन इन्फेक्शन ही है। जब हम बात करते हैं कि फंगस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो उसके लिए ट्रिक है गंजा दामाद फ्रूट खाए। कौन कौन सी? एक नंबर पे होगी बाल्डनेस, गंजापन, जब आपके बाल झड़ जाते हैं किसी फंगस के इन्फेक्शन के कारण। उसके बाद अस्थमा हो जाता है फंगस के इन्फेक्शन के कारण। आपको दाद हो जाता है रिंग वोम, तीसरी। और चौथी कौन सी पढ़नी है? एथलीट फिट या एथलीट फुट डिजीज। एंड पांचवी कौन सी पढ़नी है? स्कैबीज, जिसे हम क्या बोलते हैं? खाज बोलते हैं। स्कैबीज जिसे हम क्या बोलते हैं? खाज बोलते हैं। तो ये सारी बीमारियां हमें अभी एक एक करके पढ़नी है। चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर रिंग वॉर्म के बारे में, ठीक है। एक नंबर पे लिखिएगा रिंग वॉर्म, जिसे हम बोलते हैं दाद। अब दाद स्किन पे इंफेक्शन है, क्योंकि मैंने पहले बता चुकी हूं कि जो जितने भी फंगस होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? आपकी स्किन पर इंफेक्शन करते हैं। अब कौन सा फंगस है, तो इसके पैथोजन का जब नाम लेते हैं तो यहां पर 3 स्पीसीज हैं। इसके रोग जनक में आपको 3 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? मतलब 3 प्रजातियों के फंगस हैं जो कर सकते हैं। एक है ट्राइकोफाइटन, ध्यान से नाम याद कीजिएगा, ट्राइकोफाइटन। इसके इन्फेक्शन से भी हो सकता है, हिंदी में सेम नाम है इसलिए मैं इंग्लिश में ही लिख रही हूं। दूसरा है माइकोस्पोरम, दूसरा लिखेंगे माइकोस्पोरम, माइकोस्पोरम। अगर ये कहीं पर आपके कपड़ों वगैरह में मिल गया तो भी आपको दाद हो जाएगा। और तीसरा यहां पर कहलाता है एपिडर्मेटोफाइटोन, एपिडर्मेटोफाइटोन। ये 3 एपिडर्मेटोफाइटोन, ये 3 क्या है बच्चों? ये 3 ऐसे फंगस हैं। अब ये कहां रहते हैं? जैसे अभी गर्मियां गई हैं, सर्दी आने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं कि जनरली हम लोगों की आदत होती है कि हम अलमारी में सबसे ऊपर कपड़े रख देते हैं सर्दियों के, या बेड में डाल के रख देते हैं, है ना। और कुछ लोगों की आदत होती है कि उन कपड़ों को बिना धोए पहन लेते हैं। नहीं, अगर कोई कपड़ा बहुत दिनों तक रहा है, 4-5 महीने तक एक जगह तक पड़ा है, आपने उसे धूप में नहीं लगाया, तो उसमें कोई फंगस वंगस लग जाता है। या क्या होता है, आपके घर में कोई आलू पड़ा है, प्याज पड़ा है, बहुत दिनों से सड़ा गला पड़ा, उसके अंदर फंगस लगी है, फिर भी आपने उसको छू लिया या आपने उसको खाने में डाल के आपने खा लिया,
लिया। तो कहने का मतलब जो चीज बहुत दिनों से कोई पैक्ड चीज पड़ी है या कहीं पर आपका कपड़ा पड़ा था, उसको आपने धोया नहीं, उसको धूप में नहीं लगाया और उसको ऐसे ही पहन लिया, तो उसके ऊपर मेनली ये वाले जो होते हैं ना फंगस, ये रहते हैं। तो ऐसे कपड़े को पहना तो आपकी स्किन पर जाएगा या तो ट्राइकोफाइटोन या माइकोस्पोरम या एपिडर्मेटोफाइटोन, और क्या हो जाएगा, आपकी स्किन के ऊपर इंफेक्शन कर देगा, जिससे आपको दाद हो जाएगा। अब दाद कैसा होता है तो मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूं। ओह, ये गलत इमेज खुल गई, सॉरी, एक सेकेंड, ये मैंने गलत पीपीटी खोल दी, अलग बैच की खोल दी। एक मिनट, ये भी गलत है। एक मिनट रुकिएगा बच्चों। एक मिनट में एक पीपीटी लगा लूं मैं। ये वाला पीपीटी है, बस इसको ओपन होने दीजिए। ये वाला पीपीटी, इसमें आपको मैं दिखाती हूं कि दाद कैसा हो जाता है, दाद स्किन पे कैसा दिखता है। ये तो स्कैबीज, पीछे वाला ये देखो, ऐसा कभी ना कभी किसी को हुआ होगा बचपन में, या कभी ना कभी स्किन पर, आपकी स्किन पर ऐसे एक चकता सा पड़ जाता है और फिर धीरे धीरे इसके ऊपर बहुत ज्यादा ईचिंग आती है, ऐसे खुजली सी आएगी, और आप अगर खुजला लोगे उस एरिया को तो उस एरिया से ब्लीडिंग होने लग जाती है, खून निकलने लग जाता है, कुछ ऐसा सा दाद बन जाता है। तो ये दाद किसके इन्फेक्शन से बना है, आपको फंगी के इन्फेक्शन से बना है। तो ये पहला बीमारी है, बाकी ऐसा कुछ याद रखने की यहां पर जरूरत नहीं है। दूसरा आता है स्कैबीज, दूसरी बीमारी आती है स्कैबीज, और स्कैबीज को हिंदी में कहा जाता है खाज। और जब स्कैबीज की बात करते हैं तो ये किसकी वजह से होती है, ये होता है एस्परीजीलस एस्केरियोसिस स्कैबीज के वजह से। अगर इसके पैथोजन की बात करते हैं कि इसके पैथोजन का नाम क्या है, इसके रोग जनक का नाम क्या है, तो आप बताओगे एस्केरियोसिस स्कैबीज। इसके पैथोजन का नाम है एस्केरियोसिस स्कैबीज। और ये एस्केरियोसिस स्कैबीज कहां रहता है, तो हवा में रह सकता है, या वही मैंने कहा कपड़े वगैरह में चिपक जाता है। और कपड़े वगैरह चिपकने के बाद अगर आपने उस कपड़े को पहन लिया तो आपकी स्किन पर जाएगा, स्किन पर इंफेक्शन कर देगा। और इसमें क्या होगा, आपकी स्किन पर पहले तो जलन सी होगी, जलन होगी, ऐसे बर्न सा फील होगा आपको, और उसके बाद क्या होगा, आपकी स्किन के ऊपर बहुत तेज ईचिंग होने लग जाएगी। ईचिंग का मतलब होता है खुजलाहट होने लग जाएगी, और आप बहुत जोर जोर से सारा दिन ऐसे अपने हाथ पांव को खुजलाते रहोगे। मेनली ये खुजली होती है आपको उंगलियों के बीच में ज्यादा होती है। इसकी मैं आपको एक इमेज भी दिखाती हूं कि अगर बहुत दिनों तक किसी को खाज रही तो कुछ इस तरीके से दिखने लग जाती है। ये देखो, ये इस बंदे के हाथ पर या जहां पर भी इसको दिखा रखा है, कमर है या हाथ है, ठीक है, तो उस पर क्या, हाँ हैंड है, हैंड वाला पार्ट है। तो ये देखो ऐसा ऐसे लाल सी पड़ जाएगी स्किन और फिर बहुत ज्यादा ईचिंग होएगी, तो इसे बोलते हैं हम स्कैबीज। इसे क्या बोलते हैं हम, स्कैबीज, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट तीसरे पे आता है, 3 नंबर पे आता है अस्थमा। और अस्थमा को कहा जाता है दमा रोग। अस्थमा दमा रोग बहुत कॉमन बीमारी है, आजकल तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है। पहले तो बहुत मतलब बुजुर्ग लोगों को मेनली होता था, लेकिन आजकल तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी अस्थमा हो जा रहा है। और जब अस्थमा की बात करते हैं तो अस्थमा का पैथोजन कौन होता है, एस्परीजीलस फ्यूमिगेटिस। अस्थमा का जो पैथोजन होता है वो होता है एस्परीजीलस फ्यूमिगेटिस। एस्परीजीलस फ्यूमिगेटिस
इस नाम का एक फंगस है और ये फंगस कहां रहता है? मेनली एयर में रहता है, हवा में रहता है। तो अगर आपने ऐसी हवा ले ली तो ये हवा जाएगी, हवा कहां जाती है? आपकी नोज, नाक से कहां जाती है? फेरिंक्स से होती हुई आपके लंग्स में जाती है। नोज के बाद आप लिखेंगे ट्रैकिया, लिखो पहले। नोज के बाद कहां जाती है? ट्रैकिया, और ट्रैकिया का मतलब होता है विंड पाइप। ट्रैकिया में जाएगी और ट्रैकिया का मतलब होता है बच्चों विंड पाइप या वायु नलिका। और क्या करेगा अगर आपने ऐसी एयर ली जिस एयर के अंदर ये एस्परीजीलस फ्यूमिगेटिस है, ये ट्रैकिया में जाएगा और ट्रैकिया ऐसे आपकी एक नली है, एक पाइप है गले के अंदर। इस पाइप के किनारों पर यहां पर ऐसे ये फंगस जमने लग जाता है। इस तरीके से जो आपकी वायु नलिका होती है, विंड पाइप होता है, उसके अंदर की तरफ किनारों पर ऐसे जमने लग जाती है। क्या? ये फंगस जमने लग जाती है। अब आप खुद समझिए कि आपने अगर ऐसी एयर को लिया जिस एयर के अंदर ये फंगस था, ये फंगस जाकर आपकी ट्रैकिया के किनारों पे चिपक जा रहा है, तो अब आप जब सांस लोगे, एयर लोगे, हवा लोगे, और हवा में क्या लोगे? हमारा मतलब क्या है? हवा से ऑक्सीजन। हमारा मतलब क्या है? ऑक्सीजन। तो आप बताओगे कि ये धीरे 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 ये फंगस इतना ज्यादा बढ़ता जाएगा कि ये ऑक्सीजन के रास्ते को ब्लॉक कर देगा, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी। और ट्रैकिया ऑक्सीजन कहां पहुंचाता है? लंग्स के पास, फेफड़ों के पास। तो बताओ ऐसे इंसान के फेफड़ों के पास क्या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो उस इंसान के बॉडी में हमेशा ऑक्सीजन की कमी रहती है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं अस्थमा, दमा रोग। उसको खांसी बहुत आएगी और अचानक से कभी भी उसको सफोकेशन फील हो सकती है और उसे अचानक से कभी भी उसको ऑक्सीजन की कमी लग सकती है। इसलिए वो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? वो अपने पास रखते हैं एक इनहेलर। क्या रखते हैं? इनहेलर रखते हैं। और इनहेलर का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि अगर किसी अस्थमा वाले पेशेंट को, ठीक है, तो एक छोटा सा एक ऐसे पंप सा रखते हैं। आजकल तो बहुत एडवांस्ड आ गए जिसके अंदर कैप्सूल डालते हैं, कैप्सूल फूटता है तो उससे आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन रिलीज होती है। या पहले के जमाने में वो ये वाले पंप आते थे अस्थमा वाले, ठीक है। तो इनहेलर, और इस इनहेलर के अंदर उसमें ऑक्सीजन गैस ली जाती है हीलियम के साथ, ठीक है। तो आप याद रखेंगे मैं क्या कहना चाह रही हूं कि अस्थमा किससे होता है? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? तो अस्थमा होता है एक फंगस के इन्फेक्शन से। किस फंगस के? एस्परीजीलस फ्यूमिगेटस। अब मैं आपको यहां पर एक छोटी सी न्यूज दूं। जो फंगस और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां है ना, इनमें कभी भी फंगस का नाम नहीं पूछता है। कोई रेयरली नाम पूछा जाएगा एग्जाम में, कोई सालों में एक बार नाम पूछ लिया तो। बस आपको याद होनी चाहिए कि अस्थमा, बाल्डनेस हो गया, स्कैबीज हो गया, ये सारी किसके इन्फेक्शन से होती हैं? फंगस के इन्फेक्शन से होती हैं। बाकी या कौन से ऑर्गन में इन्फेक्शन होता है? जैसे स्कैबीज में और रिंगवॉर्म में कहां हुआ? स्किन पर। और अस्थमा में क्या है? तो अस्थमा में विंड पाइप है वो ब्लॉक होने लग जाती है इंसान की। फंगस बहुत ज्यादा चिपक जाता है उसके अंदर की तरफ, लाइनिंग पर, और जैसे ही अंदर की तरफ चिपकता है तो वहां से इंसान को प्रॉपर तरीके से एयर लेने में प्रॉब्लम होती है, बोले तो उसको ऑक्सीजन इनहेल करने में प्रॉब्लम होती है। और उसके फेफड़ों के पास हमेशा किसकी कमी रहती है? ऑक्सीजन की कमी रहती है। और वो इसी कमी को पूरा करने के लिए अपने साथ हमेशा इनहेलर रखता है, क्योंकि इस इनहेलर में आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन की कमी को वो पूरा करता है, कृत्रिम तरीके से वो ऑक्सीजन को पूरा करता है ना। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलो, अब यहां पर पायल जी हैं, उनका कहना है मैम आप शॉर्ट में पढ़ा रही हैं। पायल जी, आपको एक बात बता दूं, सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन इनसे ऐसे ही आते हैं। अब इसमें और क्या बताऊं? खाज क्या होता है क्या बताऊं मैं आपको? या रिंगवॉर्म क्या होता है मैं और क्या बताऊं आपको? इससे ज्यादा क्या बताऊं? पैथोजन का नाम लिख दिया, सिम्टम्स बता दिए कि कैसा सा हो सकता है, और इससे ज्यादा कितना डीप में पढ़ोगे आप? एग्जाम में ही नहीं आता इससे ज्यादा कुछ, ठीक है। तो थोड़ा सा सेंसिबल टॉक करा करो। जहां पर डिटेल में पढ़ाना था वहां पर मैंने डिटेल में भी पढ़ाए हैं। इनसे एग्जाम में आते ही नहीं है क्वेश्चन ऐसे। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे दीजिए पायल जी, वरना आप अनऑथेंटिक चीजें नहीं बोलिएगा, ठीक है। चलो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे नहीं आते, शायद आपको नहीं मालूम है ये बात, है ना। इसलिए अगर आपके पास कोई है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आप मेरे से पूछ सकते हैं।
अगली बीमारी आती है 4 नंबर पर, बाल्डनेस, गंजापन। बहुत सारे टीचर पता है क्या करते हैं, उन टीचर्स की भी गलती नहीं है, तो सिर्फ इस बीमारियों के नाम लिखवा के छोड़ देते हैं कि अगर एग्जाम में आ गया अस्थमा, स्कैबीज, बाल्डनेस किसकी वजह से होता है, तो वो फंगस की वजह से होता है। मैं तो इनफैक्ट आपको इतना करवा तो रही हूं यहां पर। बाल्डनेस का मतलब होता है गंजापन। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं मैम हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे बालों में डैंड्रफ हो गया है। तो वो जो डैंड्रफ होता है ना, जिसकी वजह से आपके बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और जिसकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं, उसी डैंड्रफ का ही नाम होता है फंगी। वो एक्चुअली एक कवक है, एक फफूद है। वो क्या है, एक कवक है, एक फफूद है। और कौन सा फफूद होता है, उसका नाम होता है बेटा बाल्डनेस वाला टीनिया कैपिटिस। इस डैंड्रफ का अगर मैं बोलूं ना, कौन सा डैंड्रफ का मतलब साइंटिफिक नेम क्या है, या डैंड्रफ को हम साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, तो इस फंगस का नाम होता है टीनिया कैपिटिस। और इसी की वजह से आपके बालों में डैंड्रफ, यही डैंड्रफ जो आप निकालते हैं ना, व्हाइट व्हाइट नाखूनों में फंसा हुआ होता है, वो होता ही टीनिया कैपिटिस है। और वो क्या है, वो एक फफूद है, वो एक कवक है। और अगर ये फफूद आपके बालों में लगी, कब लगती है, जब आप प्रॉपर बालों में हैंड वॉश नहीं करते हैं, या बहुत दिन हेयर वॉश नहीं करते हैं, बहुत दिनों तक आपने बालों में तेल नहीं लगाया है, या बालों में कोई मिट्टी विट्टी चली गई है बहुत दिनों तक, तब आपके बालों के अंदर ये फंगी लग जाता है। और ये क्या करता है, ये आपके बालों की जड़ों को कमजोर करता है। जो रूट हेयर्स होते हैं, आपके बालों की जड़ें होती हैं, उसको कमजोर कर देगा और आपके बाल क्या हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। और इसी को क्या कहा जाता है, बाल्डनेस कहा जाता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम गंजापन तो जेनेटिक भी होती है। यस, ये भी है। गंजापन हमारे जीन्स पे भी डिपेंड करता है, ये एक जेनेटिक डिजीज भी मानी जाती है। मतलब कि अगर किसी के पेरेंट्स में किसी को है तो उसके बच्चों में आ जाता है। बोलते हैं ना कि यार इस उम्र में तो मेरे पापा के भी बाल झड़े थे इसलिए मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है, क्योंकि कुछ जीन्स होते हैं जो अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, तो अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो बाल्डनेस वगैरह बीमारी एक जेनेटिक भी हो सकती है, ये हेरिडिटरी भी हो सकती है, ये आनुवांशिक डिजीज भी हो सकती है। लेकिन एक इसका तरीका ये भी है, मतलब एक कारण ये भी है कि फंगस के इन्फेक्शन के कारण भी आपको बाल्डनेस, आपको गंजापन हो जाता है। ठीक है मैम, हरियाणा कांस्टेबल में टाइफॉइड का पैथोजन पूछा गया था, तो टाइफॉइड का पैथोजन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। हाँ जी, टाइफॉइड का पैथोजन कौन होता है, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी पढ़ाया है मैंने, है ना। चलो अगला, पांचवा कौन सा है, पांचवा आपका बाल्डनेस के बाद आता है एथलीट फिट। अगला आता है एथलीट फिट डिजीज, या एथलीट फुट डिजीज आए तब भी आपका सही है। फुट भी लिखोगे तब भी सही है, फिट भी लिखोगे तब भी सही है। और हिंदी में एथलीट फुट रोग कहा जाता है। एथलीट फुट रोग ये भी किसकी वजह से है, एक फंगी के इन्फेक्शन के कारण होती है। और कौन सा फंगी होता है, टीनिया पैडिस। कौन सा फंगी होता है, जिस फंगी का नाम होता है उसको बोलते हैं टीनिया पैडिस। और इस फंगी के इन्फेक्शन से आपको एथलीट फिट डिजीज हो जाती है। और एथलीट फिट का मतलब क्या हो गया यहां पर, या फुट का मतलब क्या हो गया, पांव। मतलब ये पांव में इन्फेक्शन करता है, आपके लेग्स वाले एरिया में। और लेग्स में कहां पर, मेनली जो पांव की उंगलियां होती है ना, उन उंगलियों के बीच में ये फंगस जाता है और उन उंगलियों के बीच में इन्फेक्शन कर देता है। और कुछ आपकी पांव की स्किन इस तरीके से हो जाती है, कुछ आपके पांव की स्किन ये देखो, ऐसा लगेगा कि दाद बन रहा है, लेकिन वो दाद नहीं है, ये इसे एथलीट फिट रोग कहा जाता है। पांव की उंगलियों के बीच में ऐसा इन्फेक्शन होता है, ये हिस्सा है ना उंगलियों का, इसमें ज्यादातर ये फंगस रहते हैं और धीरे धीरे पूरी स्किन खराब कर देते हैं। बहुत ज्यादा ईचिंग से होएगी और आपका जो पांव की स्किन है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। स्किन से होते हुए हड्डियां, मांसपेशियां, सब ये फंगस खराब कर देता है। और ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर में जाकर डॉक्टर को अगर इस इन्फेक्शन को रोकना है तो डॉक्टर आपका इतना हिस्सा काट भी सकता है ताकि ये इन्फेक्शन ऊपर की तरफ ना जाए, आपको और बीमारी ना फैले। ठीक है ना। तो ये 5 बीमारियां हैं जो फंगस के इन्फेक्शन से होती हैं और जिनका ट्रिक हमने क्या पढ़ा है ऊपर, जिनका ट्रिक है गंजा दामाद फ्रूट खाए, गंजा दामाद फ्रूट खाए। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बस फंगी के इन्फेक्शन से इतनी बीमारियां होती हैं, यही सारी आपकी एनसीईआरटी में, यही आपको याद रखनी है। अब लास्ट बीमारी जो बची है, लास्ट का मतलब किसमें, इन्फेक्शियस डिजीज में, तो कौन सा है, प्रोटोजोनल डिजीज। प्रोटोजोनल डिजीज, प्रोटोजोवा से होने वाली बीमारियां, प्रोटोजोनल डिजीज, प्रोटोजोवा जनित रोग, प्रोटोजोवा जनित रोग।
ऐसी बीमारियां जो प्रोटोजोआ करता हो। अब सबसे पहले तो मैम ये प्रोटोजोआ क्या होते हैं? बेटा प्रोटोजोआ होते हैं यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी, जो दूसरे जीवों पर डिपेंड करते हैं, दूसरे जीवों के शरीर के अंदर जाएंगे, वहां पर रहेंगे और वहीं पर इंफेक्शन करेंगे, वहीं पर अपना खाना वाना खाते हैं। उन्हें बोलते हैं हम पैरासाइट्स। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक तो यूनिसेल्युलर हैं, यूनिसेल्युलर बैक्टीरियाज हैं, ये एक कोशिकीय जीवाणु हैं। कैसी हैं? एक कोशिकीय जीवाणु हैं। और जो नेचर में कैसी होती हैं? जो नेचर में होती हैं बेटा पैरासाइट्स। पैरासाइट का मतलब है किसी भी जीव जंतु के अंदर, बॉडी के अंदर घुस जाएंगी और वहां पर जाकर इंफेक्शन कर देंगी, वहां पर जाकर अपना घर बना लेंगी, रहेंगे आराम से, न्यूट्रिशन लेंगे, अपना खाना पीना लेंगे और उसके बॉडी में इंफेक्शन कर देंगी। जैसे एक मैं आगे पढ़ाऊंगी, हमारे लीवर में आकर इंफेक्शन करता है, एक हमारी आंतों में आकर रहने लग जाता है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो एक कोशिकीय जीवाणु जो पैरासाइट्स होते हैं नेचर में और किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं। और ये पैरासाइट का मतलब क्या हो गया? किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं, एक सजीव के शरीर में जाते हैं और वहां पर जाकर इंफेक्शन कर देते हैं, वहां पर जाकर संक्रमण कर देते हैं। उसी को कहा जाता है प्रोटोजोआ। तो कहने का मतलब ये हमारे बॉडी में भी आ सकते हैं, यस, ये ह्यूमन बॉडी में भी आ सकते हैं। और ह्यूमन बॉडी में आकर कौन कौन सी बीमारियां करते हैं? तो मेनली यहां पर भी आपको 6 बीमारियों के नाम याद रखने हैं। 2, 3 बहुत मेन है यहां पर। सबसे पहला प्रोटोजोनल डिजीज में आता है मलेरिया, है ना फेमस मलेरिया। मलेरिया ध्यान से सुनो, मल का मतलब होता है बैड, खराब। एरिया, एयर मतलब खराब एयर में लेने की वजह से, खराब एयर को आपने इनहेल कर लिया। खराब एयर का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कोई गैसेस ज्यादा होगी, नहीं, खराब एयर का मतलब है जिस एयर के अंदर खराब बैक्टीरियाज रहते हैं। और कैसे बैक्टीरिया? जो पैरासाइट्स हैं, मतलब जो प्रोटोजोआ है। लेकिन ये सीधे हमें कैसे, हमारे बॉडी में सीधा एंटर नहीं करते हैं, ये एंटर करते हैं किसकी वजह से? मच्छर के काटने की वजह से। पहला लिखेंगे मलेरिया। और मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो मलेरिया के पैथोजन का नाम क्या होता है? मलेरिया एक प्रोटोजोनल डिजीज है। मलेरिया एक, याद रखिएगा, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम किसके अंदर रहता है? तो वो उसका वेक्टर है। तो इसका वाहक कौन है? तो इसका वाहक होता है एक मच्छर। और कौन सा मच्छर? फीमेल एनोफ्लिस। फीमेल एनोफ्लिस। अगर इस मच्छर ने आपको काटा तो इस मच्छर के काटने से आपके खून में, इस मच्छर ने आपको काटा तो आपके ब्लड में क्या आ गया? प्लाज्मोडियम आ गया। और ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा? इन्फेक्शन करेगा। ब्लड से फिर धीरे धीरे आपके सारे ऑर्गन्स के बीच में चला जाता है। तो कहने का मतलब, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मलेरिया किसके इन्फेक्शन से होती है? एक प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन से होती है। विच प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। अब बच्चों, इस प्लाज्मोडियम की 3 प्रजातियां हैं। अभी आपने अगर आरएस का पेपर दिया था, आरएस में आया था या आरएस में या यूपीपीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सबसे खतरनाक मलेरिया कौन सा प्लाज्मोडियम करता है? सबसे खतरनाक मलेरिया है वो कौन सा यहां पर प्लाज्मोडियम करता है? तो एक्चुअली इसके 3 स्पीसीज होती हैं, 3 जातियां। एक होता है विवेक्स, एक होता है आपका ओरल, एक ओरल नाम से होता है, एक विवेक्स होता है, और एक होता है फेल्सीफेरम। लिख लो, चलो सारे लिख लो, ठीक है। ओवल प्लाज्मोडियम, विवेक्स, और एक होता है फेल्सीफेरम। फेल्सीफेरम ये जो है ना, ये सबसे खतरनाक होता है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आया था। फेल्सीफेरम या फेल्सीपेरियम लिखा हुआ था वहां पर, फेल्सीपेरियम, ठीक है। तो इनमें से जो भी स्पेलिंग के कोई मार्क्स नहीं होते, जो भी आए एग्जाम में। ये वाला जो प्लाज्मोडियम अगर आता है तो सबसे खतरनाक मलेरिया करता है, जिसमें इंसान की डेथ भी हो सकती है। अब मलेरिया हुआ, मच्छर ने काटा, काटने से वो हमारे खून में क्या छोड़ गया? प्लाज्मोडियम को छोड़ गया। अब प्लाज्मोडियम क्या करेगा? तो भैया अपने लक्षण दिखाएगा। अब मलेरिया के क्या क्या लक्षण होते हैं ये तो शायद आप लोग जानते होंगे कि मलेरिया के क्या क्या लक्षण होने चाहिए। अभी बताते हैं आपको कि मलेरिया के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो शायद मैंने इमेज लगाई होगी, हाँ, ये रहा। मलेरिया में देखो, मलेरिया में एक मच्छर ने काटा
और काटने से क्या होता है, हमारे बॉडी में आकर ये अपने गैमेट्स वगैरह बनाता है और सबसे पहले इंफेक्शन कहां करता है, हमारे खून में। और खून में ये क्या करता है, ये क्या बनी हुई है, आरबीसी बनी हुई है। मलेरिया के अंदर सबसे पहले क्या होता है, सिम्टम्स लिख लीजिएगा आप, इसके लक्षण लिखो मलेरिया के, क्या क्या लक्षण होंगे। एक तो इंसान को बहुत तेज बुखार होगा, हाई फीवर होगा, उसके साथ इंसान के जॉइंट्स में दर्द होगा। जॉइंट्स का मतलब होता है जो संधियां हैं आपके, उसमें बहुत दर्द होगा, पेन होगा। और धीरे धीरे 8-10 दिन तक अगर मलेरिया कंटिन्यू रहा तो फिर क्या होगा, आपके बॉडी में आरबीसी की संख्या में कमी आ जाएगी। आरबीसी की संख्या में कमी आ जाएगी। जैसे मैंने पढ़ाया था डेंगू के समय क्या हो रहा था, प्लेटलेट्स डिक्रीज हो रही थी, ऐसे यहां पर आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है, आरबीसी डिक्रीज हो जाती है। या मैं कहूं आरबीसी डिक्रीज होना ही तो अनेमिया कहलाता है। तो उस इंसान में खून की कमी भी हो सकती है, उस इंसान में खून की कमी भी हो सकती है। तो मलेरिया के समय मेनली अनेमिया होता है, और अनेमिया में क्या होता है, तो आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है। ठीक है, जैसे डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है, वैसे मलेरिया में क्या होता है, आरबीसी की संख्या में कमी आती है। और फिर धीरे 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 सिर्फ खून में ही नहीं, आगे चलकर ये आपके लीवर में भी इंफेक्शन कर देता है, आगे चलकर ये आपके यकृत को भी संक्रमित कर देता है, लीवर में भी इंफेक्शन कर देता है, और आपका लीवर भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, जिसे बोलते हैं किसी इंसान को मलेरिया बिगड़ गया है। स्टार्टिंग में तो बुखार आएगा, हल्का फुल्का सर में दर्द होगा, जॉइंट्स वगैरह में दर्द होगा, लेकिन बाद में अगर हम बात करें, ठीक है, बाद में अगर हम बात करें, अच्छा मैंने फंगी में क्या कर दिया है, क्या कह रहे हैं आप, अच्छा फंगी में क्या मैंने 2 के उल्टे लिखवा दिए हैं क्या, किस किस के लिखवा दिए एक बार बताना, उल्टा तो नहीं लिखवाया होगा मैंने, एक बार देखूं मैं, एक सेकंड मैं एक बार देख लेती हूँ। ये रहा पीपीटी भी बाई चांस सेव है, किसका उल्टा लिखा दिया मैंने, बाल्डनेस, टीनिया कैपिटिस और एथलीट फीट का। सही तो है, कुछ गलत नहीं है, सही है बेटा, कौन कह रहा है ये, अनूप बेटा सही है। ठीक है, चलो तो हम क्या पढ़ रहे थे, आइए, तो जब मलेरिया होता है तो इंसान में आरबीसी तो कम, क्योंकि आरबीसी को खा जाता है ये प्लाज्मोडियम, इसका खाना है आरबीसी, बड़े शौक से खाता है आरबीसी को, और आरबीसी आपके डिक्रीज हो जाती है, और आरबीसी की संख्या में कमी मतलब अनेमिया, खून की कमी, और बाद में धीरे धीरे जाकर खून से घूमता घूमता लीवर के पास पहुंचता है, और लीवर में इंफेक्शन कर देता है, और इंसान का लीवर डैमेज तक हो जाता है। अब मलेरिया से बचने के लिए एक बहुत फेमस ड्रग दी जाती है। अगर ये ड्रग कब दी जाएगी, स्टार्टिंग में तो आपको कुछ हल्की फुल्की जो आपको ये होती है ना, कुछ दवाइयां दी जाती हैं जिससे आपका बुखार भी कंट्रोल में रहे, डोलो वगैरह ये, या पैरासीटामोल या जो भी खाते हैं जिससे आपका बुखार वगैरह ठीक रहे, क्योंकि मलेरिया वाले इंसान को बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है। लेकिन अगर बहुत दिनों तक मलेरिया रहा तब इंसान एक ड्रग देता है जिसे बोलते हैं कुनीन, इसे क्या बोलते हैं, कुनीन, और ये फिर इलाज करती है मलेरिया का। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मलेरिया को ठीक करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है, कुनीन दी जाती है। और ये कुनीन कहां से मिलती है, बार्क ऑफ सिनकोना, सिनकोना प्लांट है उसकी छाल से मिलती है, सिनकोना की छाल से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सिनकोना की छाल से इस कुनीन को बनाया जाता है। छाल समझते हो ना, जहां से लकड़ी मिलती है, वहां से इस कुनीन को अलग किया जाता है और इंसान को दिया जाता है। ठीक है, और मलेरिया डे हर साल हम कब मनाते हैं, इतना तो पता होना चाहिए आपको। मलेरिया डे कब मनाया जाता है बताइए जरा, करंट अफेयर में पढ़ा होगा आपने, मलेरिया डे कब मनाते हैं, 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है मलेरिया डे। ठीक है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया डे। इस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है। अब ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। मलेरिया एक प्रोटोजोवा से होने वाली बीमारी है। कौन सा प्रोटोजोवा, प्लाज्मोडियम। सबसे खतरनाक कौन सा करता है, फेल्सीफेरम या पेल्सीपेरम, पेरियम जो भी लिखा हुआ है आप तो इतना याद रखना, फेल्सीटम याद रख लो।
ठीक है, क्या करता है, खून की कमी करता है और उसके बाद लीवर को भी डैमेज कर सकता है। और इसके लिए कौन सी ड्रग दी जाती है, कुनीन की ड्रग दी जाती है, जो कहां से मिलती है, बार्क ऑफ सिंकोना। और मलेरिया डे कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। तो ये आपकी प्रोटोजोआ से पहली बीमारी है। दूसरी जो बीमारी प्रोटोजोआ से होती है, इसे कहा जाता है स्लीपिंग सिकनेस। अभी जो मैं कुछ बीमारियां लिखवाऊंगी ना 3-4 बच्चों, इनके वेक्टर बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये बहुत फेमस बीमारी है, इसको स्टार कीजिएगा। या इसी को लिखा हुआ आ सकता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, या तो आएगा स्लीपिंग सिकनेस या बोलेंगे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। हिंदी में कहा जाता है निंद्राकारी रोग। हिंदी में इसे नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों, निंद्राकारी रोग। निंद्राकारी रोग, ठीक है। तो अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि इस बीमारी में बहुत ज्यादा नींद आती है इंसान को। इंसान पूरा पूरा दिन सो सकता है आराम से, 24 घंटे आराम से सो सकता है इंसान। स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अब इसका वेक्टर मेन है, पैथोजन के आप नाम याद रखो ना रखो डजंट मैटर, रोग जनक के नाम रखो ना रखो, लेकिन रख लेना, क्या पता एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहां से ही। और इसका जो पैथोजन होता है उसको बोलते हैं ट्रिप्नोसोमेना। क्या नाम होता है इसका पैथोजन, एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम होता है ट्रिप्नोसोमेना। और ये किसके अंदर रहता है, तो ये एक मक्खी के अंदर रहता है। और कौन सी मक्खी, इसका वेक्टर कौन है, इसका वाहक कौन है, तो इसका वाहक बनती है सी फ्लाई। ऐसे लिखा जाता है उसे, सी फ्लाई। जब प्रोनाउंस करते हैं तो टी साइलेंस हो जाता है, सी मक्खी। और ये मक्खी आपके खाने पर बैठ गई या आपके फेस वगैरह पर कहीं नाक वाले एरिया से पे बैठ गई है ना, या आपके कपड़े वपड़े पर बैठ गई, आपने उसी कपड़े को पहन लिया, तो क्या होता है कि आपके माउथ से या नाक से होता हुआ क्या आपके बॉडी में ये आपका पैथोजन आ जाएगा। कौन सा, ट्रिप्नोसोमेना। और ये सीधा जाता है कहां पर, ब्रेन के पास सीधा जाता है। और किस सिस्टम को इफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, दिमाग के अंदर बुखार तक कर सकता है। और साथ में आपको इसमें क्या होगा, आप बताओगे बेटा बहुत ज्यादा नींद आएगी इंसान को, इंसान का बिहेवियर बदल जाएगा, इंसान कंफ्यूज होगा, बोली हुई बातें याद नहीं रहेंगी कि मैंने क्या बोला था। इसी को बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम में ये मेन है, इसे स्टार करना कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर क्या है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। और कौन सा वेक्टर होता है, सी फ्लाई। अगर इसका मेरे पास इमेज भी होगा तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये पहले वाले तो वही बता रखे हैं, मलेरिया के सिम्टम्स जो मैंने आपको बता भी दिए हैं, आपको जानने की जरूरत नहीं है। बाकी इसका तो कोई इमेज ऐसा कुछ था नहीं स्लीपिंग सिकनेस का, इसलिए नहीं होगा मेरे पास इमेज इसका, है ना। तो ये याद रखिएगा बेटा कि स्लीपिंग सिकनेस नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। क्या होगा, इंसान को बहुत ज्यादा नींद आएगी, इंसान का ब्रेन जो है उसमें इंफेक्शन हो जाएगा, इंसान के ब्रेन में इंफेक्शन होगा और उसकी स्पीचिंग पावर जो है उस पर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा और समझने में भी प्रॉब्लम होगी और इंसान बहुत कंफ्यूज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर पे आती है एलिफेंटियसिस एंड फिलेरियसिस। एक ही नाम है, या तो बोलो एलिफेंटियसिस, ये भी स्टार करना, ये भी एग्जाम में आती है। एलिफेंटियसिस बोलो, या इसी का नाम होता है एक दूसरा फिलेरियसिस। हिंदी में क्या कहा जाता है, हाथी पांव रोग। हिंदी में कहा जाता है हाथी पांव रोग। एक पांव सूजकर हाथी के पांव के जैसा हो जाता है। और किसकी वजह से, एक प्रोटोजोआ की वजह से। और प्रोटोजोआ का नाम क्या है, वुचरेरिया ब्रोंकाफ्टी। इसके पैथोजन का नाम क्या है, वुचरेरिया ब्रोंकाफ्टी। और ये कहां रहता है, तो अगेन ये भी एक मक्खी में रहता है, लेकिन कौन सी मक्खी में रहता है। अच्छा, किसकी बात करें, एलिफेंटिसिस नहीं, मक्खी में नहीं, मच्छर के अंदर। कौन सा मच्छर, तो एक बार मैंने आपको बताया था कि आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी एक क्यूलेक्स मॉस्किटो भी मच्छर, एक होती है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो,
मैंने एक बताया था फीमेल एडिस इजिप्टी, एक आपको बताया था मैंने फीमेल एनोफ्लिस थोड़ी देर पहले ही, और अब जो आ रहा है तीसरा मच्छर जो भी फीमेल है उसका नाम है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो ये भी एक मच्छर की प्रजाति है। इस मच्छर ने आपको काटा, बाइट किया, काटने से आपके खून के अंदर एक क्या छोड़ जाएगा, वुचरेरिया ब्रोंकाफ्टी नामक एक प्रोटोजोआ छोड़ जाएगा। और ये प्रोटोजोआ क्या करेगा, तो बहुत कुछ करता है। क्या करता है, एक तो आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, दूसरा इसके इन्फेक्शन से कुछ आपका एक पांव ऐसा हो जाता है, इसे बोलते हैं एलिफेंटियसिस या फिलेरियसिस, हाथी पांव रोग। हाथी के जैसा पांव देखो, ऐसे सूज जाती हैं पांव की, लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है ना, लिम्फ नोड में सूजन आ जाती है और ऐसा पांव हो जाता है। कभी देखिएगा आप दिल्ली में, तो अगर कभी आपको इधर मुखर्जी नगर आना हो तो एक जगह है जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन, उसके गेट नंबर 2 पे एक आंटी है, वो बैठी रहती हैं, वो भीख मांगती रहती हैं, तो उनको ये बीमारी है, उनका पांव इतना बड़ा हो रखा है, इतना बड़ा, तो इसे बोलते हैं हाथी पांव रोग, या आप बोलोगे एलिफेंटियसिस। 11 नवंबर को हर साल एलिफेंटियसिस डे मनाया जाता है। 11 नवंबर बोले तो कल परसों गया है ना, तो ये याद रखिएगा। तो ये हो गया एलिफेंटियसिस। ज्यादा कुछ इनमें याद नहीं रखने, जो एग्जाम में आते हैं सिर्फ इतनी चीज। इसका वेक्टर मेन है, वेक्टर मतलब फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो क्या करेगा, तो आपको याद रखना है। अगला आता है ब्लैक फीवर। ब्लैक फीवर या इसे बोलते हैं दमदम बुखार, या बोलते हैं काला बुखार। काला बुखार या इंग्लिश में कभी कभी ना ब्लैक एजार भी कहा जाता है, तो सारे नाम एक के ही हैं। दमदम फीवर भी इसे बोलते हैं, दमदम बुखार या दमदम फीवर, ये सारे नाम एक ही बीमारी के हैं। ब्लैक फीवर बोलो, काला बुखार बोलो, दमदम बुखार बोलो, या इसे एक नाम और काला अजार भी कहा जाता है, काला अजार भी कहा जाता है। ये सारे नाम एक बीमारी के हैं। कौन करता है, एक पैथोजन होता है जिसका नाम है लेशमानिया। इसका पैथोजन कौन है, आप बताओगे लेशमानिया। पैथोजन इतना मेन नहीं है, लेशमानिया इसका वेक्टर मेन है। ये लेशमानिया किसके अंदर रहता है, तो वो इसका वेक्टर बनता है, और किसके अंदर रहता है, तो आप बताओगे सैंड फ्लाई के अंदर। सैंड फ्लाई का मतलब होता है बालू मक्खी। क्या मतलब होता है इसका, बालू मक्खी सैंड फ्लाई के अंदर रहता है। कैसे होता है अभी आपको बताते हैं। ये देखो इसमें क्या होगा, साफ लिखा हुआ ऊपर लेशमानियासिस या काला अजार। कौन करता है, लेशमानिया करता है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इंसान का लीवर फैटी हो सकता है, उसके अलावा उसका स्प्लीन जो प्लीहा है उसका आकार बढ़ सकता है, और बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है और बहुत दिनों तक रहता है बुखार, ब्लीडिंग हो सकती है इंसान को। इसके अलावा स्केली स्किन मतलब स्किन लटक सकती है, स्किन एकदम पतली हो सकती है, और इसके अलावा आप बताओगे कफ हो सकता है, वीकनेस कमजोरी हो सकती है, और इसके अलावा इंसान का वेट कम हो सकता है और पेट फूल सकता है। इस तरीके से उसका पेट फूल सकता है, और इसे ही कोई कहते हैं काला अजार। और ये बीमारी अल्टीमेटली जाकर आपके ब्रेन में इंफेक्शन करेगी, ब्रेन में इंफेक्शन करेगी, है ना। अच्छा आज 11 नवंबर है, ओके, मतलब मेरा दिमाग इतना काम कर रहा है, मुझे लग रहा था आज 12 तारीख है। अच्छा आज 11 तारीख है, ओके चलो ठीक है ना, याद रख लोगे इसे, लेशमानियासिस, क्योंकि इसका लेशमानिया क्या है, इसका पैथोजन है, इसलिए इसका नाम पड़ा। अब लास्ट दो बीमारी हैं 5 और 6 पे जो प्रोटोजोआ से होती हैं, दैट इज डायरिया एंड पायरिया। 5 नंबर पे है डायरिया और 6 नंबर पर है डायरिया और 6 नंबर पे है पायरिया। डायरिया एंड पायरिया ये भी पूछ ले किसके इन्फेक्शन से होती हैं, तो आप क्या बताओगे, डायरिया एंड पायरिया दोनों ही किसकी इन्फेक्शन से होती हैं, एक प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन से होती है। जब डायरिया की बात करते हैं तो ये होता है एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। इसका पैथोजन क्या है, इसका पैथोजन होता है एंटामोइबा
हिस्टोलाइटिका। हिस्टोलाइटिका ये कहां रहता है? ये खराब खाने में और खराब पानी में, कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड कॉन्टामिनेटेड फूड में रहता है और जाएगा और जाके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर अटैक करेगा। इस बीमारी में आपका पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है और इंसान को लूज मोशंस, उल्टी, दस्त, जो भी खाएगा उल्टी आएगी या दस्त होने लग जाएंगे और बहुत ज्यादा उल्टी दस्त होते हैं, उसी को ही डायरिया कहते हैं। मैंने बताया डायरिया मतलब उल्टी दस्त होना। अब डायरिया बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है, जिसमें से एक कारण क्या है कि अगर ये आपका प्रोटोजोआ आया एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, तो ये सीधा जाकर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन करता है, जिसके कारण आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट हो जाता है और आपको क्या हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा उल्टी दस्त हो सकते हैं। पायरिया का पैथोजन इसी का ही एक प्रजाति होती है एंटीमोइबा की ही। अगर पायरिया की बात करते हैं तो इसकी भी प्रजाति एंटामोइबा, लेकिन इसका बस ये वाला नाम चेंज है। ये एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका है, ये है जिंगिवाइटस या गिंगिवाइटस, जैसे भी आप बोलो, एंटामोइबा गिंगिवाइटस। और ये भी किस में रहता है? खराब पानी में और खराब हवा में भी रह सकता है, इसके अलावा खाने में भी रह सकता है। और क्या करेगा? ये आपके गम्स में या आपके दांतों में इंफेक्शन करेगा। बोलते ना दांतों में पायरिया लग गया है, कभी देखा आपने? मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, दांत पीले पड़ जाते हैं। दांत कैसे हो जाएंगे? दांत पर पीलापन आ जाएगा, पीली सी एक लेयर चढ़ जाती है दांतों के ऊपर, उसी को बोलते हैं पायरिया। जब दिखाऊं आपको, एक तो दांतों के जो मसूड़े हैं वो कमजोर हो जाएंगे। देखो इस इंसान के मसूड़ों से खून आ रहा है क्योंकि पायरिया में ब्लीडिंग होने लग जाती है, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, मसूड़ों से खून आने लग जाता है एक तो, और दूसरा उस इंसान के दांत कैसे हो जाते हैं? पीले पड़ जाते हैं। देखो ये, और धीरे धीरे इसके दांत टूट के नीचे भी गिर सकते हैं, बीच बीच में से दांतों का ब्रेकडाउन हो सकता है, टूट सकते हैं वो। इसी को कहा जाता है पायरिया। इसी को क्या कहा जाता है? पायरिया डिजीज, पायरिया रोग। डायरिया में उल्टी दस्त होता है, पायरिया में दांतों में या दांतों की जड़ों में, बोले तो मसूड़ों में इंफेक्शन होता है। इसके अलावा देखो, आप ये सब भूल के अब सुनो ध्यान से। मैंने क्या पढ़ाई? मैंने कितनी बीमारी पढ़ाई आपको? होने वाली, किससे होने वाली आप बताओगे? प्रोटोजोआ से होने वाली। याद रखना, एक मलेरिया, एक नंबर पे आती है मलेरिया, 2 नंबर पे क्या आता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जिसे हिंदी में निंद्राकारी रोग कहा जाता है। 3 नंबर पे आपने पढ़ा काला बुखार या ब्लैक फीवर, या उसी को दमदम फीवर भी कहा जाता है। 4 नंबर पे हमने पढ़ा हाथी पांव रोग या एलिफेंटियसिस। 5 नंबर पे पढ़ा डायरिया एंड पायरिया। अगर ये सब एग्जाम में आए कि किसकी वजह से होती हैं, तो आप क्या बताओगे? ये सब होती हैं हमें प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन की वजह से। अब मलेरिया में क्या होता है? खून की कमी, आरबीसी की संख्या में कमी। निंद्राकारी रोग तो ब्रेन को इफेक्ट करता है। काला बुखार, आप बताओगे, इसमें भूख लगना बंद हो जाती है, स्किन लटक सी जाती है, पेट निकल जाता है, इसे बोलते हैं, मतलब इंसान में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, कमजोर हो जाता है। और हाथी पांव रोग में एक पांव सूजकर हाथी जैसा हो जाता है। डायरिया में उल्टी दस्त लगते हैं। पायरिया में दांत खराब हो जाते हैं, दांतों की जड़ें कमजोर होंगी, या दांतों के जो ऊपर है ना आपके सफेद दांत हैं उस पर पीली परत चढ़ जाती है, इसे पायरिया बोलते हैं। तो ये 6 होती हैं किससे आप बताओगे? प्रोटोजोआ के इन्फेक्शन से और फंगी के इन्फेक्शन से। कवक के इन्फेक्शन से कौन कौन सी पढ़ाई, तो वो भी लिख लो। एक हो गया गंजापन, बाल्डनेस। दूसरा हो गया आपका गंजापन के बाद आप बताओगे दाद, उसके बाद खाज, उसके बाद आप बताओगे खाज या खुजली आप जिसको बोलो, अस्थमा, दमा रोग, और एथलीट फिट। एथलीट फिट ये सारी किससे होती हैं? आपके कवक से होती है। और बैक्टीरिया और वायरस वाली तो मैं पहले ही करवा चुकी हूं। तो यहां पर आके आपकी इन्फेक्शियस डिजीज, बोले तो कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में हो सकती हैं, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। सारी बैक्टीरियल हो गई हैं, वायरस से हो गई हैं, उसके बाद प्रोटोजोआ से हो गई हैं,
फंगस से हो गई हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं आता है, अंदर ही आपके बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया या कोई सेल्स में म्यूटेशन हो गया, जैसे कैंसर और जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिजीज, आनुवांशिक रोग। ठीक है बच्चों, तो बस एक क्लास और है, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। और इस क्लास का मैं भी कल एक वीडियो अपलोड करवाऊं, पहले से ही बोल के करवा रही हूं, बिकॉज इसकी जो पीपीटी थी वो मेरे से खो गई है, इस क्लास की पीपीटी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, सारा समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो कल आप उस क्लास को आराम से देखना, परसों मैं आपके डाउट लेकर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगी। ठीक है, आप कहोगे तो प्रैक्टिस करवा देंगे, अब पहले हम क्या करेंगे, चैप्टर फिनिश कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करवा दूंगी। ठीक है, तो जेनेटिक डिजीज बची है, सिर्फ आनुवांशिक रोग बचे हैं। इसका मैं एक वीडियो डलवाऊंगी, एक अप्रोक्स 2 घंटे का वीडियो है, उसे आप पढ़ लेना। उसमें जेनेटिक डिजीज भी है और बाद में उसमें कुछ कैंसर वगैरह के बारे में बता रखा है, वो सारी भी लिख लेना। ठीक है, हाँ बताओ, किसी को कोई डाउट है किसी भी टाइप का, अभी आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है बताइए जरा। नहीं है, कोई डाउट नहीं है, नो प्रॉब्लम। ज्योति जी, अनूप को भी नहीं है कोई डाउट, राहुल जी भी कह रहे हैं नहीं डाउट है, कोई डाउट नहीं है किसी को भी। तो चलिए फिर कल मैं वीडियो डलवाऊंगी, उस वीडियो को देख लेना, जेनेटिक डिजीज को। आपको वो समझने वाली कुछ ऐसे है नहीं, जो समझाने वाली थी सब हमने पढ़ा दिए हैं। और अगर आप कहोगे उसके बाद भी कोई डाउट है तो मैं परसों की क्लास में आपका डाउट भी ले लूंगी। परसों बोले तो परसों क्या है, शनिवार है ना, तो परसों डाउट भी ले लूंगी आप